हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम कोस्टल सैंड माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, क्योंकि एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमें एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ये डे टू डे हमें न्यूज़ में भी, हमारे करंट अफेयर्स में भी देखने को मिलता है, तो इट इज़ दी हॉट टॉपिक। तो यूपीएससी इस पे मेंस में ज़रूर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगी। सो गाइज इसके पॉइंट्स अपने पास याद से बिल्कुल अच्छे से अपने पास नोट करके रखिएगा। यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस को आप एक तरीके से सिर्फ क्वेश्चन के तरीके से मत लिया कीजिए, आप एक टॉपिक की तरह लिया कीजिए और इनको ज़रूर अपने पास पॉइंट्स को नोट करके रखिया कीजिए। ओके, सो गाइस शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा, तो आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट गाइज आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे अपलोड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसका भी आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे अपना टाइम या एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ झा सर अकेडमी पे जो आपके लिए करंट अफेयर्स डेली के डेली आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं, आपको उसको सुनना है, रेगुलरली फॉलो करना है बिल्कुल कंसिस्टेंट होके, लेकिन दैट इज़ मोर देन एनफ। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा गाइज, आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा उसके बाहर का। और गाइज हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच भी रन कर रहा है, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप कोर्स की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपको अब एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा एक मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और मिस्टेक्स बताते हैं, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कोस्टल सैंड माइनिंग, whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coasts, citing specific examples. तटीय रेत खनन, चाहे कानूनी हो या अवैध, हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरों में से ही एक है। विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए भारतीय तटों पर रेत खनन के प्रभाव का विश्लेषण करें। ये क्वेश्चन गाइज GS3 बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से लिया गया और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे कोस्टल सैंड माइनिंग के बारे में बोला गया है कि कोस्टल सैंड माइनिंग चाहे लीगल है या इलीगल है, हमें देखने को मिलती है, की जाती है सैंड माइनिंग, और ये सबसे बड़ा थ्रेट हमें देखने को मिलता है हमारे एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण का सबसे बड़ा खतरा हमें देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमें इम्पैक्ट बताने कि हमारे जो इंडिया के कोस्ट हैं, तटीय हैं, जो तट हैं हमारे भारत के, उनमें जो सैंड माइनिंग होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उन तटों पे। और उसी के साथ साथ हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी बताने हैं, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स बताने हैं जहाँ पे ये प्रभाव हमें देखने को मिला है।
राइट। सो गाइज हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ फोकस क्या है, कोस्टल सैंड माइनिंग। तो हम थोड़ा सा सैंड माइनिंग के बारे में बताएंगे और किस तरीके से होती है, कैसे ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। उसके बाद हम अपने मेन पार्ट में ये बताएंगे कि इंडियन कोस्ट को किस तरीके से इंडियन कोस्ट पे इनका किस तरीके से प्रभाव पड़ा है, और साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएंगे जो हमें देखने को मिले हैं, राइट। और एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। Sand consumption globally has been increasing, and according to a report by the United Nations Environment Programme, India is in the list of critical hotspots for coastal sand mining. सैंड का जो कंजम्पशन है, कोस्टल सैंड माइनिंग क्या होती है, जैसे रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, तो उनमें जो हमें नीचे देखने को मिलता है ना, सैंड देखने को मिलता है, जो नीचे हमें रेत देखने को मिलता है, वो रेत निकाला जाता है। उसको हम बोलते हैं कि जो कोस्टल रीजन है, इनलैंड है, वहाँ से वो सैंड निकाला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो वहाँ की जो स्पीशीज़ है या जो मरीन लाइफ है या वैसे भी पूरे एनवायरनमेंट के लिए वो सैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब उसकी माइनिंग की जाती है तो उससे हमारी ओवरऑल पूरा का पूरा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है। और इसका जो कंजम्पशन है सैंड का, वो ग्लोबली हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और यूएनईपी ने क्या बताया है कि इंडिया क्रिटिकल हॉटस्पॉट्स की लिस्ट में हमें देखने को मिलता है। मतलब कि क्रिटिकल हॉटस्पॉट मतलब कि इंडिया में सैंड माइनिंग हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं हाई स्केल पे। ये यूएनईपी की रिपोर्ट के हिसाब से है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के। तो कोस्टल सैंड माइनिंग अब एनवायरनमेंट के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे है, बिगेस्ट थ्रेट, सबसे बड़ा खतरा हम कैसे कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज it is very damaging to the beach fauna and flora and is ruinous to beach aesthetics। क्या चीज़ है कि जो सैंड माइनिंग की जाती है, अब मानिए कि मिट्टी है, सैंड वगैरह, मतलब कोस्टल का एक सेकंड के लिए साइड में रखे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक मिट्टी है, उस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स, जो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, उसमें पौधा उगता है, प्लांट ग्रो करता है, राइट। अब वो इसी तरीके से अगर वो उस मिट्टी को हटा दिया जाए या वो मिट्टी निकाल ली जाए, तो क्या वो प्लांट ग्रो कर पाएगा, या वो जो वहाँ के प्लांट्स हैं क्या वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, वो मर जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम सैंड माइनिंग करते हैं, कोस्टल सैंड माइनिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो फ्लोरा हमें देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, या फिर वहाँ पे जो फोना है, जो स्पीशीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्म उनकी लाइफ पे देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो बीच एस्थेटिक्स, मतलब कि जो हमें तट का सौंदर्य शास्त्र देखने को मिलता है, कि जो बीच की एस्थेटिक्स की, वहाँ की ब्यूटीफुलनेस कितनी है, कितना सुंदर है, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट है, कैसा दिखता है, वो भी रियून हो जाएगा। और ये चीज़, अब बीच क्या है, एक एक तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी हमें देखने को मिलता है, टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, तो ये क्या करता है, टूरिज्म सेक्टर को भी प्रमोट करता है, राइट। अब इसी के लिए क्या लाया गया, ये जो सैंड माइनिंग है, इस तरीके से इतना गलत तरीके से इसको वो किया जा रहा है, हैम्पर किया जा रहा है, अफेक्ट हो रहे हैं ये, इसीलिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी लाई गई है, ठीक है, इसको अच्छा बनाने के लिए, सर्विसेज को सारी सब कुछ अच्छा करने के लिए बीचेस को। तो क्या चीज़ है कि ये एस्थेटिक्स जो अगर होते हैं, बीच एस्थेटिक्स हैं, तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, टूरिज्म सेक्टर भी बूस्ट होता है उससे। लेकिन अगर इस तरीके से सैंड माइनिंग होगी तो बीच भी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, तो टूरिज्म सेक्टर को भी वहाँ पे डिक्लाइन में चला जाएगा। और साथ ही साथ जो वहाँ के स्पीशीज़ है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ के फ्लोरा एंड फोना है, वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो हार्म हो रहे हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। इसीलिए हमें एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और हमने इसको किससे भी कनेक्ट कर दिया, इकोनॉमी से भी हमने थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इज रिजल्टिंग इन कोस्टल इरोजन, it frequently causes environmental damage to other coastal ecosystems
associated with the beach such as wetlands। अब क्या होती है कि जैसे कि सैंड माइनिंग की, तो क्या हुआ, बेसिकली कोस्टल इरोजन ही तो हुआ, इरोड ही तो हुई है ना। अब क्या होता है, जैसे कि आंधी चलती है तो जो रेत होता है, मिट्टी होती है, वो उड़ती है, हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन हो रही है, वही बोलते हैं। तो इसी तरीके से जब हम कोस्टल सैंड को, तटीय जो रेत होती है, हम अगर उसको खनन कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं वहां से, तो उससे क्या हो रहा है, इरोजन हो रही है। इरोजन से क्या होगा, जो एनवायरमेंटल डैमेज होगा, जो पर्यावरण पे हमें प्रभाव देखने को मिलेगा, उससे जो बाकी का इकोसिस्टम है, मतलब जो कोस्टल इकोसिस्टम से भी जो एसोसिएटेड हैं, वो क्या होंगे, इम्पैक्ट होंगे। मतलब उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी इम्पैक्ट होंगी। जैसे कि अब कोस्टल के वहाँ पे हमें वेटलैंड्स देखने को मिलता है। अब वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वेटलैंड्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो ये वेटलैंड्स भी क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं सैंड माइनिंग से। ये जो इरोजन होता है, ठीक है, इससे पूरे एनवायरनमेंट पे डैमेज हमें देखने को मिलता है। तो इस बीच से रिलेटेड जितने भी कोस्टल इकोसिस्टम इसके आजू बाजू में, सराउंडिंग एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं, वो भी उतने ही लेवल पे हैम्पर होते हैं, डैमेज होते हैं। तो जैसे वेटलैंड्स, अब वेटलैंड्स हैम्पर होंगे तो क्या होगा, ऑल टुगेदर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सफ़र करेगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि कोस्टल सैंड माइनिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एक खतरे का संकेत है, मतलब खतरे की तरह है एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट इज another major impact of beach sand mining is the loss of protection from storm surges associated with tropical cyclones and tsunamis। अब ये जो बीच सैंड माइनिंग देखने को मिलती है हमें, इसका सबसे बड़ा एक और बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है किस पे। अब ये जो सैंड माइनिंग होती है, सॉरी सैंड माइनिंग नहीं, जो सैंड होती है, ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर से बचाती है। वो एक तरीके से कहते हैं ना, एक बैरियर के रूप में काम करती है। और उसके जो आजू बाजू के जो दूसरे कोस्टल इकोसिस्टम्स है, जैसे हमने बात की, जैसे कि वेटलैंड्स हैं, ये भी क्या करते हैं, अभी सैंड माइनिंग से अफेक्ट होते हैं, लेकिन पूरे नेचुरल वे में क्या है, ये जो इकोसिस्टम है ये भी नेचुरल डिजास्टर से बचाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं या सुनामीज हैं। ठीक है, ये वेटलैंड्स फ्लड्स हैं उससे बचाते हैं। और ये जो सैंड माइनिंग है ये क्या करते हैं, जो प्रभाव होता है, साइक्लोन्स वहाँ पे बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, या सुनामीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, सुनामीज आती है, तो वो ये सैंड में इतनी शक्ति होती है, ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं और उस डैमेज को बचाते हैं, उससे उनको कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, ताकि वो जो लॉस है, वो जो प्रोटेक्शन वो उससे प्रोवाइड करते हैं हमें। तो ये सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि अगर सैंड माइनिंग हो जाएगी, सैंड का इरोजन हमें देखने को मिलेगा, तो ये जो प्रोटेक्शन हमें मिलती है इस तरीके के डिज़ास्टर से, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम बात कर रहे हैं, सुनामीज की, तो वो हमें नहीं मिलेगी, वो हम खो देंगे, जिससे कि ज़्यादा लाइफ प्रॉपर्टी का हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। राइट, तो ये गाइज हमने किसकी बात करी कि एनवायरनमेंट पे कोस्टल सैंड माइनिंग का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे वो हार्म करती है हमारे पूरे के पूरे पर्यावरण को। अब उसमें क्या है कि ह्यूमन लाइफ भी आ गई, एनिमल्स भी आ गए, फ्लोरा भी आ गई, सब कुछ आ गया उसमें, क्योंकि सभी को वो इन वन वे और दी अदर इम्पैक्ट कर रही है। अब हम बात करेंगे कि इंडियन कोस्ट जो है वो किस तरीके से अफेक्ट हुए हैं, जो हमें बेसिकली एग्जाम्पल्स का पूछा गया था। ठीक है, किस तरीके से वो अफेक्ट हुए हैं और क्या हमें एग्जाम्पल देते हुए बताना है, वो तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अब। फॉर इंस्टेंस, इन पेरिया समयपुरम इन ट्यूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, fish catch has come down, the palm trees have dried up, groundwater has turned brackish, and the sea has entered the village due to coastal sand mining। अब इंडिया कोस्ट पे हमें पूछा था कि जो इंडिया के तट हैं उन पे किस तरीके से प्रभाव देखने को मिल रहा है।
तो एग्जाम्पल के थ्रू हमें उनको समझाना था। तो अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, तमिलनाडु के ट्यूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्र है, कौन सा, पेरिया समीपुरम करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें इफेक्ट देखने को मिला है कि जो वहाँ पे फिशेस कैच की जाती थी, मछली पकड़ी जाती थी, तो वो मछली कम आने लग गई हैं, कम पकड़ी जाने लग गई हैं, क्योंकि मछली हमें वहाँ दिखती ही नहीं है। क्योंकि सैंड माइनिंग की वजह से क्या हुआ है, मछली पे प्रभाव पड़ा है, उनकी हमें शायद डेथ भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से उनका नंबर कम हो गया है। और नंबर कम हुआ है तो जो वो मछली पकड़ते हैं तो मछली कम पकड़ी जा रही है, क्योंकि मछली नहीं है वहाँ पे इतनी, क्योंकि उनका बेसिकली क्या हुआ, हैबिटेट ही तो चला गया, तो वो कैसे रह पाएंगी, राइट। द पाम ट्रीज हैव ड्राइड अप, जो अभी हमने बात की थी ना कि जो आजू बाजू का जो सराउंडिंग इकोसिस्टम होता है, कोस्टल सिस्टम इकोसिस्टम, वो भी अफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ हुई है कि वहाँ पे जो पाम ट्रीज थे उस पर इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला। कैसे कि वो जो पाम ट्रीज थे, ताड़ के पेड़ थे, वो सूख गए, ड्राई हो गए। ग्राउंड वाटर हैज़ टर्न्ड ब्रैकिश, जो ग्राउंड वाटर है, भूजल देखने को हमें मिलता है, वो खारा हो गया, सॉल्टी हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड द सी हैज़ एंटर्ड द विलेज ड्यू टू कोस्टल सैंड माइनिंग। अब वही चीज़ है कि वो क्या करता है, एक बैरियर के रूप में काम करता है, वो कंट्रोल करके रखता है। मान लीजिए ये तो बड़े डिजास्टर्स की हमने बात की थी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है या सुनामीज है, बट वैसे भी वो पानी के फ्लो को भी उस तरीके से कंट्रोल करके रखता है। तो अब क्या हो गया है कि सैंड रोड हो गया है, सब कुछ इकोसिस्टम खराब हो गया, तो जो सी है वहां पे वो भी विलेजेस में एंटर करनी शुरू हो गई है। तो विलेजेस में एंटर करनी शुरू होगी तो क्या होगा, फ्लड का संकेत हमें देखने को मिल रहा है कि वो फ्लड आने की संभावना है, राइट। नेक्स्ट इज सी वाटर इंट्रूजन, inundation of coastal land and salinization of groundwater have been observed along the coast of Kollam, Alappuzha, Pathanamthitta, कोट्टयम एंड एर्नाकुलम ड्यू टू सैंड माइनिंग। अब ये कुछ जगहों की बात की गई है कि इन सारी जगहों पे ये जो यहाँ के कोस्ट देखने को मिलते हैं, वहाँ पे भी हमें इसी प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली हैं। जैसे कि ग्राउंड वाटर खारा हो गया है, वो जो भूजल है वो खारा हो गया, ठीक है, मतलब सॉल्टी हो गया, बहुत ज़्यादा वाटर नमकीन हो गया है, राइट। अब वो नमकीन हो गया तो क्या है, वो इतना ज़्यादा पीने लायक नहीं होता। इनंडेशन ऑफ कोस्टल लैंड, ठीक है, तटीय जो भूमि है उसका जलमग्न हो गया है, या फिर जो समुद्री जल है उसमें घुसपैठ देखने को मिलता है ना, सी वाटर इंट्रूजन। वही चीज़ है कि जो वहाँ के विलेजेस हैं या वो जो एरियाज हैं वहाँ पे सी क्या है, पानी वहाँ पे उनके एरियाज में बहने लग गया है। वही चीज़ है कि फ्लड का हमें संकेत देखने को मिल रहा है कि अब क्या होगा कि जैसे क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो अब सी वाटर लेवल राइज होगा तो क्या होगा, फ्लड आ सकता है। या मान लीजिए कभी ज़्यादा बारिश आ गई तो वहाँ पे फ्लड आ जाएगा, पूरा का पूरा वहाँ का जो लोगों की लाइफ है, कम्युनिटी है, वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज कोस्टल सैंड माइनिंग ऑल्सो हैज़ मेनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी। इट अफेक्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, हेल्थ, साइंस, ब्यूटी, क्लाइमेट एंड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो कोस्टल सैंड माइनिंग है इसका सोसाइटी पे भी हमें बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये लोगों की लाइवलीहुड को अफेक्ट करता है। जैसे हमने बात की कि अब सी वाटर जो है वो कहाँ, लोगों के एरिया में, लोगों के हैबिटेट में जाने लग गया, विलेजेस के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया, तो लोगों की लाइवलीहुड अफेक्ट होगी कि नहीं होगी। फ्लड के संकेत आने लगे, लोगों की तो पूरी की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और मान लीजिए अगर फ्लड आ गया, वो बच भी गए लेकिन उनका घर तो खराब हो जाएगा, उनका जो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, और उनके घर हैं वो भी उसी के साथ शायद बह जाएंगे, तो उनका क्या होगा, उनकी तो लाइवलीहुड पूरी की पूरी चली गई। या फिर अब जैसे जो मत्स्य किसान होते हैं, फिश फार्मर्स होते हैं, उनको फिशेस कम मिल रही हैं अब उसकी वजह से, क्योंकि फिशेस का भी हैबिटेट चला जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी तो कम हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम उनका हैम्पर हो रहा है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइवलीहुड हैम्पर होगी।
उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा और ऑब्वियसली वहाँ की जो बीच की या उस कोस्ट की जो ब्यूटी है उस पर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये हमने किसकी बात की गाइस कि इंडिया के कॉस्ट किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल्स के तहत इसको बताया। अब ऑन द कंक्लूडिंग नोट हम बताएंगे कि बेटर स्पेशल प्लानिंग एंड रिड्यूसिंग अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन यूजिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, adopting recycled and alternate substitute materials such as palm oil shell, bottom ash, strictly adhering to the coastal regulation zone etc. can help in reducing coastal sand mining। अब हमें प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, जो बेफालतू की अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन है उनको कम करना है और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे हमें इस तरीके से करना है कि कोस्टल सैंड माइनिंग कम हो, जैसे कि कोस्टल रेगुलेशन जो जोन है उसके रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। और जो मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम दूसरे ऑल्टरनेट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पाम ऑयल है उसका शेल यूज़ कर सकते हैं, जो बॉटम ऐश हमें देखने को मिलती है उसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये जो सैंड माइनिंग है वो कम हो सके, उसका यूज़ हमें कम हो, सैंड का यूज़ कम हो जाए, ठीक है। ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू कर्ब इररिस्पॉन्सिबल एक्सट्रैक्शन, इन्वेस्टिंग इन सैंड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मेजरमेंट शुड बी अडॉप्टेड एट पॉलिसी लेवल। अब इस तरीके की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिससे कि स्टैंडर्ड सेट किए जाए और ये जो एक्सट्रैक्शन है वो मतलब इररिस्पॉन्सिबल या बेफालतू में एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, इलीगल तरीके से किया जा रहा है, उसको रोका जा सके, राइट। सैंड को सैंड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, काम हो, उस पर ध्यान दिया जाए और वहाँ पे कंजम्पशन का भी मेजर हो कि भाई कंज्यूम कितना किया जाएगा, कितने लेवल तक किया जाएगा, उसका भी एक स्टैंडर्ड सेट हो। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ लाई जाने की ज़रूरत है आज के टाइम पे, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।